नमस्ते, नमस्ते गुड मैम। इवनिंग। नमस्ते मैम, नमस्ते सर, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल नमस्ते ठीक है, आप आप कैसे कैसे हैं? हैं? ऑल गुड मैम। जी सर, सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में गिरावट नज़र आ रही है। कल जो फेडरल रिज़र्व की मीटिंग थी, तो आज उसका असर दिखाई दे रहा है सारे मार्केट्स पे। तो इसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? मैम एक सेंटिमेंट्स है, मतलब यहाँ पे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। अब फेडरल रिजर्व एफएमसी की मीटिंग से जो रेट हाइक थे वो तो हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे, 75 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक जी, होंगे। वो कोई सरप्राइजिंग हुँ, चीज नहीं था, शॉकिंग नहीं था। यहाँ पे जो न्यू डेवलपमेंट्स जी, हुए हैं, पहले उनके फोरकास्ट कम थे। मतलब एफएमसी के जो मेंबर्स थे वो प्रीवियसली अगर उनके स्टेटमेंट देखें तो 2023 पे रेट हाइक की बात नहीं कर रहे थे। पहले कुछ स्टेटमेंट्स आए थे, इंडिकेशन आए थे कि 2023 में कोई भी रेट हाइक नहीं होंगे। सॉरी, रेट कट मैंने बोल दिया, रेट हाइक नहीं होंगे। हुँ, उस टाइम तक सिचुएशन जी, स्टेबल हो जाएगी। बट अभी कल की मीटिंग पे वापस उन्होंने इंडिकेशन किया कि बिगनिंग ऑफ 23 में भी रेट हाइक किए जा सकते हैं। देयर आर मोर पॉसिबिलिटी कि हम तो आने वाले टाइम पे भी यहाँ पे रेट हाइक की सिचुएशन हमें देखने को मिले। हालांकि इन्होंने हुँ, समहाउ एफएमसी मेंबर्स ने यहाँ पे जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट एक चीज और वो बोल रहे हैं कि जो वो स्टेप कर रहे हैं वो उनकी इकोनॉमी को उतना ज्यादा डेंट नहीं करेगा। और आने वाले टाइम पे तो उनका इन्फ्लेशन है वो टारगेट लेके चल रहे हैं, 2% के आसपास आ जाएगा। अब ये 2% जी। का कब तक आएगा, उस पर हमें अभी दैट्स द टॉपिक फॉर डिस्कशन। यस, राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। और 2023 में भी रेट हाइक करेंगे ऐसा लग रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कितना कर सकते हैं 2023? मैम अभी एज ऑफ नाउ जो फंड रेट है 2.5 से 3.25 हो चुके हैं। एंड यील्ड हुँ, और यहाँ पे बाकी एक्सपेक्टेशन जो भी हमारे खुद के भी मतलब मॉडल्स हैं, अगर उनके हिसाब से भी कंबाइन करें तो हमें नहीं लगता कि एग्जैक्टली 4.5 से ऊपर जाएंगे। हालांकि उन्होंने खुद की एक्सपेक्टेशन 2023 पे 4.6 की रखी हुई है। बट जी, लास्ट लास्ट टाइम पे भी हम जब डिस्कस कर रहे थे, रिसेशन का सबसे कम असर पड़ने वाली कंट्रीज में से यूएस और इंडिया है। तो यूएस हुँ, पे रिसेशन का उतना ज्यादा असर हमें पड़ता हुआ नहीं दिखेगा फ्यूचर पे। और 2023 पे यहाँ पे हमें इन्फ्लेशन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो जाएगा। हालांकि रेट हाइक होगा। हुँ, अभी हम आने वाले टाइम पे अब नेक्स्ट मीटिंग एफएमसी की नवंबर पे है, फिर उसके बाद जी, दिसंबर पे, जनवरी पे है। आने वाले मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी तीनों महीनों पे इनके लगातार मीटिंग्स हैं। तो इन तीनों हुँ, मीटिंग्स में बहुत ज्यादा एग्रेसिव तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं नवंबर पे। यहाँ पे हालांकि अभी जो करंट स्टेटमेंट से देखें 50 to 75 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन बनना स्टार्ट हो चुका है मार्केट पे। एंड देन जी, दिसंबर पे ऑब्वियसली अगर नवंबर पे करेंगे तो नेक्स्ट मंथ दिसंबर, नेक्स्ट मंथ जैन पे थोड़ा कम कम इम्पैक्ट होगा। तो हो सकता है वहां पे या तो नो हाइक हो, या फिर अगर हाइक भी करें तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक जी, दिसंबर और जनवरी पे हमें देखने को मिल सकता है, हुँ, जी। स्पेशली इन यूएस अ, मार्केट। जी। तो क्या अभी जो आरबीआई की मीटिंग आएगी, तो क्या वो भी रेपो रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं नेक्स्ट मीटिंग में? आपको क्या लगता है? मैम अब यहाँ पे पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है आरबीआई पे। सभी सेंट्रल बैंक्स ऑलमोस्ट रेट हाइक कर रहे हैं। आरबीआई को भी रेट हाइक करने का एक प्रेशर है। हालांकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा पैनिकनेस नहीं है इंडिया की सिचुएशन पे। हमारा रियल रेट भी ऑलमोस्ट आप देखें तो G20 में चाइना के बाद जो सेकेंड कंट्री है जिसका रियल रेट्स कम है, मतलब सबसे ठीक ठाक है। तो फिर भी हम यहाँ पे हुँ, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज सेंटीमेंट है, ग्लोबल सेंटीमेंट है, आरबीआई की भी हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें हुँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी हैप्पी रखना है, ओवरऑल इन्वायरमेंट को भी थोड़ा सा सबके लिए हुँ, कंफर्टेबल रखना है। तो हम यहाँ पे 30 हुँ, टू 40 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी 5.4 का चल जी, रहा है। तो हुँ, 5.7 टू 5.8 का न्यू रेट हम आरबीआई कर सकता है। जी। और जो ये रेट हाइक्स हो रहे हैं ग्लोबली भी जो हो रहे हैं, तो रूपी पे इसका क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि आज थोड़ी-सी गिरावट नज़र आई है रूपी में। मैम अब यहाँ पे रुपी के इम्पैक्ट के लिए दो चीजें हैं। पहले तो रेट हाइक अगर होगा तो यील्ड बढ़ता रहेगा। यील्ड अभी हम हुँ,
10 ईयर बॉन्ड यील्ड हम 2.6 2.7 के आसपास, सॉरी 3.6 3.7 के आसपास दिख रहे हैं। और जो सबसे एक्टिव है अभी एज ऑफ नाउ रिसेशन में, लॉन्ग टर्म यील्ड उतने एक्टिव नहीं होते, शॉर्ट टर्म यील्ड एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म पे लोगों को, पार्टिसिपेंट को उतना भरोसा नहीं होता। तो जो 2 इयर्स का यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड है वो 4% के ऊपर भी चल रहा है, 4.1 4.15 के आसपास अभी होता हुआ दिख रहा है। आने वाले टाइम पे जी, जिस हिसाब से रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, सिचुएशन उतनी स्टेबल नहीं हो रही, तो यील्ड और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर यील्ड बढ़ेगा तो वहां पे डॉलर को उससे स्ट्रेंथ मिलेगी, प्राइस आउटफ्लोज इमर्जिंग मार्केट से होते रहेंगे थोड़े बहुत। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट की बात कर रहा हूँ। आउटफ्लोज होते रहेंगे जो डॉलर को फर्दर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो आने वाले टाइम पे भी हम डॉलर पे निगेटिव व्यू मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम डॉलर पे पॉजिटिव व्यू में ही मेंटेन कर रहे हैं। अब सेकेंड सिनेरियो हो जाता है कि यहाँ पे हमें इतनी ज्यादा गिरावट क्यों देखने को मिली आज के सेशन पे। तो आज के सेशन में जो हमें मेजर गिरावट देखने को मिली, उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम थी बैंक ऑफ जापान। बैंक ऑफ जापान की हम मीटिंग देख रहे हैं जब से सिचुएशन स्टार्ट हुई है, पैंडेमिक स्टार्ट हुआ। बैंक ऑफ जापान कोई एक्शन नहीं ले रहा है। वो ना अपनी करेंसी जी, को इंटरवेट कर रहे हैं, इंटरवेंशन भी नहीं कर रहे हैं। उनका 30 ईयर 35 ईयर लो पे करेंसी आ चुकी थी, एंड वो अपने रेट हाइक भी नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो ऑटोमेटिकली सिचुएशन को स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं, जिसके कारण डॉलर पे फर्दर स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जापानीज येन का भी अच्छा खासा वेटेज होता है। हालांकि आज पहली बार 23 सालों पे जापानीज बैंक ने इंटरवेंशन किया, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स और यूएसडी जेपीवाई दोनों में ही काफी ज्यादा कूल ऑफ देखने को मिला। 135 से 132 के लेवल हमें आज देखने को मिले, जो कि रेयरली हम यूएसडी जेपीवाई पे नहीं देखते हैं। तो ये एक इम्पैक्ट हुआ है जो डॉलर को थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट किया है। अब रूपी के सिनारियो पे हम बात कर रहे हैं, रूपी के केस पे हम बात करें तो यील्ड बढ़ेगा, सिचुएशन है कि तो रूपी में भी थोड़ा सा इसका वॉलेटिलिटी का असर देखने को मिलेगा, जिसके कारण हो सकता है आने वाले टाइम पे हम 81 का लेवल भी देख पाए। तो रूपी में बहुत जी, ज्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं देख पा रहे, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ डॉलर। बट रूपी में पर्सनली बहुत ज्यादा वीकनेस भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं जी, है। बट हाँ, वॉलेटिलिटी का फर्क रूपी में पड़ता हुआ हमें फ्यूचर में भी दिखेगा। जी। और बाकी करेंसीज़ कैसे क्या इम्पैक्ट होगा? जैसे पाउंड है, यूरो है। मैम अभी हम सबसे जो वीक करेंसी देख पा रहे हैं अभी, हालांकि अगर हम डेटा देखें तो जापानीज येन ने सबसे ज्यादा पेन, जापानीज येन पे सबसे ज्यादा पेन देखा गया है पिछले टाइम पे। बट अब आने वाले टाइम पे जो करेंसी होगी जिन पे ज्यादा पेन देखने को हमें मिलेंगे, वो यूरो और जीबीपी है। यूरो और जीबीपी में अभी हम कोई खास रिलीफ नहीं देख, हम रिलीफ एक्सपेक्ट नहीं करें। हालांकि आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी जहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक एक्सपेक्टेड है, अगर वो रेट हाइक करते हैं और जी, थोड़ा और हॉकिश स्टैंस करते हैं, तो वो इमीडिएटली ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करेगा। बट ओवर द सिनेरियो हमारा जो व्यू है, हम दोनों पे निगेटिव व्यू मेंटेन कर रहे हैं। एंड रिसेंट रसिया पे जो डेवलपमेंट हुआ है, अभी रिसेंटली पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो स्टेटमेंट दिए हैं, वो मोबिलाइज कर रहे हैं, रेफरेंडम कराने वाले हैं। अगर रेफरेंडम होता है तो ऑब्वियसली यूरोप कुछ ना कुछ वापस एक्शन ले सकता है, और इन केस यूरोप ने एक्शन लिए, वापस सैंक्शंस को और स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, तो यूरो और जीबीपी को और ज्यादा पेन में हमें यूरो और जीबीपी पे और ज्यादा दबाव बनता हुआ देखने को मिल सकता है, अगर ऐसी कुछ जी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी रसिया और यूरोप के बीच में डेवलप होती हुई दिखी फ्यूचर में। जी, जी। सेठी सर, आपके सवाल? तो जी ये बॉन्ड यील्ड कितनी ऊपर जा सकती है और अभी कितनी है? सर यहाँ पे हम पहली बात की कि बॉन्ड डील 10 इयर्स का 3.6 चल रहा है, लेकिन 2 इयर्स का बॉन्ड डील ज्यादा एक्टिव है, जो 4.1 और 4.15 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे जब भी शॉर्ट टर्म बॉन्ड डील लॉन्ग टर्म से ज्यादा होता है, वो इंडिकेट करता है कि पार्टिसिपेंट्स को मार्केट में भरोसा नहीं है, और जब जब ऐसा हुआ है मार्केट में, तब तब हमने रिसेशन फेस किया है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है। अगर आप लोग मतलब दर्शकों को बोलना चाहूंगा, फ्यूचर पे अगर आप ट्रैक करना चाहते हो कि जो प्रॉब्लम है मार्केट में, रिसेशन की प्रॉब्लम है, वो कब सॉल्व होती हुई दिखेगी, तो आप यहाँ पे 2 ईयर और 10 ईयर बॉन्ड डील को ट्रैक कीजिए। जब भी 2 ईयर्स का बॉन्ड डील 10 इयर्स के बॉन्ड डील से कम हो जाए, तो समझ लीजिए वहां पे सिचुएशन थोड़ी स्टेबल होती हुई दिख रही है। अब
अगेन कितना जा सकता है, तो ऑब्वियसली 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को भी हम 4 के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 4.4 4.5 का लेवल भी हम आने वाले टाइम पे देख सकते हैं। अगर बॉन्ड यील्ड 4.2 4.5 जाता है आने वाले टाइम पे, तो ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल फंड हाउसेस के जो प्लेयर्स हैं, जो ऑब्वियसली जो ओवर द ग्लोब इन्वेस्ट करते हैं, जिनको हम एफआईस बोलते हैं, उनके उनके इन्वेस्टमेंट के काफी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेफेस्ट एसेट क्लास में वो आने वाले टाइम पे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करेंगे, और रिस्कियर एसेट क्लास में हमें वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे एफआईस इनफ्लो आउटफ्लो भी काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है आने वाले टाइम पे। तो बॉन्ड यील्ड हमें इमीडिएटली कूल ऑफ होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अभी पिछले एक महीने में $38 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से निकल गया, तो बड़ी भारी राशि थी। क्या ये ट्रेंड बना रहेगा या कैसा इसका कहना चाहेंगे? सिटी जी यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और आने वाले टाइम पे भी हम अगर देखें सिचुएशन, हालांकि यहाँ पे हमारा क्रूड कम हो गया है, क्रूड 80 के आसपास आ गया है, बट वहीं पे रिसेशन का फेयर बढ़ते हुए, और ऑलरेडी रिसेशन इज देयर इन मैनी कंट्रीज, तो हमारे एक्सपोर्ट भी हैम्पर होने के चांसेस हैं। तो समहाउ हमारा इंपोर्ट विल उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा क्रूड प्राइस के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट भी हैम्पर होंगे। एंड फॉरेक्स रिजर्व पे वॉलेटिलिटी मैनेज करने पे यूज किया जा रहा है, और रिसेशन पे भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम और ज्यादा गिरावट देख सकते हैं फॉरेक्स रिजर्व पे। अभी 550 बिलियन के आसपास है। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम पे, अगर दिसंबर एंड तक वॉलेटिलिटी स्टेबल नहीं हुई, तो हम इसे 500 के नीचे भी देख सकते हैं। 500 तक का फॉरेक्स रिजर्व ठीक है, बट 500 के नीचे अगर फॉरेक्स रिजर्व हो जाएगा, तो इंडिया की सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज द प्रोसेस टाइम कि अब यहाँ से वॉलेटिलिटी और बढ़ती है, फॉरेक्स रिजर्व और कम होता है, तो वहां पे थोड़ा सा फियर फैक्टर भी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा 500 के नीचे। दिसंबर तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40-50 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व और कम हो सकता है। डॉलर इंडेक्स आपको कहाँ लगता है? सेठी जी, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स पे वही जो 3 मेजर पेयर है, यूरो और जीबीपी पे हम पॉजिटिव व्यू अभी भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके इन्फ्लेशन कूल ऑफ इन्फ्लेशन पे हमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, एंड एनर्जी क्राइसिस जो था वहां पे भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। ब्रिटेन पे अभी आप जो नए डेटा देखो, तो ब्रिटेन के डेटा भी यूरोप जितने ही पेनफुल है, ब्रिटेन में भी कोई हमें खास इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे इन केस अगर रसिया और यूरोप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, या रेफरेंडम पे कुछ ये एक्शन लेते हैं, पीस टॉक नहीं होता है, तो वो सिचुएशन इनको और ज्यादा वीक कर सकता है। जेपीवाई ने हालांकि अभी इंटरवेंशन लिया है, तो थोड़ा सा हमें रिलैक्स देखने को मिला है, बट बहुत ज्यादा फ्यूचर में भी हमें जेपीवाई पे भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, जापानीज येन पे भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल हम फॉर्म व्यू मेंटेन कर रहे हैं। 107.50 का से 112 के लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन द हायर साइड। यहाँ पे पॉजिटिव व्यू के साथ 107.50 से 112 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर इंडेक्स के लिए। अपना रुपये कुछ करेंसीज के अगेंस्ट स्ट्रांग था, तुलना में मजबूत था, अभी भी वही स्थिति चल रही है या बेहतर हुई है? बिल्कुल सेठी जी, यहाँ पे रुपी में हमें वीकनेस अभी भी देखने को नहीं मिल रही है। जो स्ट्रेंथ है वो डॉलर पे है, और डॉलर पे भी स्ट्रेंथ इसीलिए हो रही है कि डॉलर इंडेक्स की जो मेजर फ्रंटलाइन करेंसीज है वो काफी ज्यादा वीक है। रुपी अभी भी मेजर करेंसीज को, मेजर पेयर करेंसीज को आउट परफॉर्म कर रहा है, और आने वाले टाइम पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रुपी काफी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। अभी फ्रंट लाइन पे सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग, अगर हम यहाँ पे रूपी इंडिविजुअल डॉलर को छोड़ दें, तो डॉलर अपार्ट फ्रॉम डॉलर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी। अभी रूबल में रशिया के साथ हमारी एक डील हुई थी, जिसमें 35,000 करोड़ का हमें बेनिफिट मिला है। तो ये करेंसी की वजह से है या ऑयल प्राइसेस कम लगाए उन्होंने हमें? यहाँ पे करेंसी फ्लक्चुएशन भी है, करेंसी और ऑयल प्राइस दोनों की सिचुएशन हम देखने को मिल सकती है। एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं मालूम है, बट यहाँ पे दोनों ही फैक्टर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि दोनों ही फैक्टर हो सकते हैं। 35,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, तो हम इस साल में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और ऐसी बेनिफिट हमें मिले क्रूड ऑयल पे फर्दर? देखिए, यहाँ पे अभी जो सिचुएशन चल रही है क्रूड ऑयल पे, यहाँ पे
रूबल ट्रेड भी स्टार्ट कर दिया है एंड रूपी रियाल ट्रेड पे भी बात हो रही है, अगर रूपी रियाल ट्रेड हो जाता है एंड साथ ही ईरान भी इंडिया को अप्रोच कर रहा है टू डील इन रूपी। तो यहाँ पे मल्टीपल रूट्स हैं जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट बात कर रही है, हालांकि इमीडिएटली हमें हेल्प नहीं करेंगे, बट आने वाले टाइम पे अगर ये सिचुएशन 2023 में भी सॉल्व होती हुई नहीं दिखेगी तो वहां पे इंडियन इकोनॉमी या इंडियन गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है थोड़ी हमें स्ट्रांग देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके पास अल्टरनेट रूट्स होंगे। वो रूबल पे भी डील कर सकते हैं, रियाल पे भी डील कर सकते हैं, और ये हो सकता है अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक रहा तो ईरान के साथ भी यहाँ पे ऑयल पे डीलिंग किया जा सकता है। फॉरेक्स रिजर्व हैम्पर होगा, बट हाँ बेस्ट डील इंडिया को मिल सकती है यहाँ पे, और ये सिचुएशन इंडिया को काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है एंड काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। एग्जैक्ट नंबर अभी बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो अभी उतने बड़े अमाउंट पे नहीं हो रहे हैं। हालांकि ये पर्टिकुलर अमाउंट आपने बोला, बट ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन है उतने बड़े अमाउंट पे अभी नहीं है, बट फ्यूचर पे हम इसे और ज्यादा बड़ा अमाउंट पे होते हुए देख सकते हैं। अभी जो फेड रेट में हाइक हुआ है, इससे पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो कितने कम होंगे, ज़्यादा होंगे, कैसा असर पड़ेगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे रेट हाइक होता है तो एक पैनिकनेस तो आया है कि यहाँ पे यूएस ने रेट हाइक किया है तो बाकी कंट्रीज को भी रेट हाइक करना पड़ेगा। यूएस की सिचुएशन काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, यूएस की सिचुएशन को अगर आपको ट्रैक करना है तो यहाँ पे इनका इन्फ्लेशन रेट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.7 पे। जब तक 4% के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं जाता तब तक हम नहीं मानेंगे यूएस एक्चुअल रिसेशन पे है। तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। 4% के नीचे जब तक यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता है, यूएस आराम से कितना भी रेट हाइक कर सकता है। बट वहीं पे बात करें दूसरी कंट्रीज की, तो दूसरी कंट्रीज की सिचुएशन उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी यूएस की है। स्पेशली तो हम अदर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करेंगे तो वहां से जरूर आउटफ्लोज हमें देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें स्पेसिफिक इंडियन कंट्री की, तो यस यील्ड बढ़ेगा। जो फंड हाउसेज यूएस बेस्ड हैं उनको अपने होम पे विदाउट टेकिंग फॉरेक्स रिस्क बेटर रिटर्न मिलेगा, तो फॉर श्योर वो वहां पे इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। हालांकि इंडियन इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है, इंडियन नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं एंड इंडियन की कॉर्पोरेट की जो अर्निंग्स है या नंबर्स है वो भी काफी इंप्रेसिव है। एंड यहाँ पे मैं बोल भी सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट इन अ ग्लोब एज ऑफ नाउ इंडियन नंबर्स हमें दिख रहे हैं। तो एफआईज के लिए ये भी काफी अच्छा अट्रैक्ट ऑप्शन होगा। तो हम इंडिया आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट से एफआई फ्लक्चुएशन नहीं देख सकते, बट वॉलेटिलिटी रहेगी। वॉलेटिलिटी का थोड़ा हमें फ्लक्चुएशन दिखना मिलेगा, तो कभी ऊपर नीचे होता रहेगा, बट ओवर द पीरियड बहुत ज्यादा आउटफ्लो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इंडियन मार्केट से। बट ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो उसका असर हमें भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ये मेरा लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है कि डॉलर और रुपए का टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है, तकनीकी विश्लेषण क्या इंडिकेट कर रहा है? हाँ, टेक्निकल एनालिस्ट पे एज ऑफ नाउ हम 79 टू 81 की रेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पे रहेगा। हालांकि आज 81 के पास पहुंचता हुआ दिखा है। अभी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 81 क्रॉस नहीं करेगा, बट कल जो न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं तो थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाता हुआ देख रहा है। तो अभी हमारी जो नई रेंज है 79 से 8150 की हम रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम पे। बहुत ज्यादा यहाँ पे हम वीकनेस रुपी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट डॉलर पे स्ट्रेंथ रहेगी। तो कोई भी अपन को यहाँ पे डिप मिलता है 80 के नीचे तो वहां पे बाय करने की ही सलाह रहेगी। अगर यहाँ पे कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर है तो डॉलर पे जो डॉलर रुपी पे जो हमारा व्यू है वो अभी भी पॉजिटिव ही है। बट कोई भी डिप मिलता है तो आप उस बाइंग पोजीशन, बाइंग स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो। 81 से 8150 का हायर साइड हम देख सकते हैं। 8150 से ऊपर जाते हुए अभी हम नहीं देख रहे हैं। जी आपको कुछ? जी तपिश जी, ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे, हमारे निवेशकों को? जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, डेटा बहुत स्ट्रांग है, उसका हमें बेनिफिट लेना चाहिए। वॉलेटिलिटी है, मैं चाहूंगा वॉलेटिलिटी थोड़ी और बढ़े ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने के कारण फ्लक्चुएशन हमें बेटर लेवल मिलेंगे। उन बेटर लेवल्स पे आप वैल्यू कंपनीज, वैल्यू एसेट्स पे, अच्छे क्वालिटी के एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड थोड़ा सा वेट कीजिए, फ्लेक्शन कीजिए। काफी अच्छा रिटर्न आपको आने वाले 1 से 2 साल पे देखने को मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम। वॉलेटिलिटी अगर मिल रही है, अच्छे प्राइस मिल रहे हैं,
तो वहाँ पे बाइंग क्रिएट करना, अच्छे क्वालिटी एसेट्स को बाय करना एडवाइजेबल रहेगा। जी। तपिश जी, आपके साथ बहुत अच्छी चर्चा हुई और आपने अच्छी जानकारी दी, आपने सलाह भी अच्छी दी निवेशकों को। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते।